हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द बायोग्राफी ऑफ खमीनी पार्ट 2। तो अब बात कर लेते हैं उनका रोल इन द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये वो डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने पूरा का पूरा ईरान बदल के रख दिया। 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन, खमीनी इस रेवोल्यूशन में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। वो सिर्फ कोने में बैठकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्टली मोबिलाइज कर रहे थे रिलीजियस और पॉलिटिकल सपोर्ट को। उनका नेटवर्क, उनकी कनेक्शन, उनकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ यूज़ हुआ रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में। ही एक्टिवली मोबिलाइज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सपोर्ट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। जब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया और शाह पहलवी का रजीम गिर गया, तब शुरू हुआ सबसे चैलेंजिंग काम, जो कि था पोस्ट रेवोल्यूशन रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब अब तो पुरानी गवर्नमेंट हटा दी, लेकिन नया सिस्टम कैसे बनाएं। खमीनी इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। वो रिकग्नाइज हुए एज अ रेवोल्यूशनरी क्लेरिक, जो खोमेनी के बहुत ही गुड बुक्स में आ गए थे। बिकेम अ रिकग्नाइज रेवोल्यूशनरी क्लेरिक ट्रस्टेड बाय खोमेनी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि खोमेनी का ट्रस्ट पाना मतलब आपको लेजिटिमेट रेवोल्यूशनरी क्रेडेंशियल्स मिल गए। खमेनी का स्ट्रॉन्ग व्यू था कि रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल ज़रूरी था। उन्हें डर था कि काउंटर रेवोल्यूशन का जो एडवोकेट कर रहे हैं, जो फोर्सेस काउंटर रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, वो वापस पुराने सिस्टम को न ले आए। तो उन्होंने एडवोकेट किया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल पावर में टाइटली इंटीग्रेट कर देना चाहिए। एडवोकेटेड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल टू प्रिवेंट काउंटर रेवोल्यूशन। मूविंग फॉरवर्ड टू द अर्ली रेवोल्यूशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रेवोल्यूशन के बाद खोमेनी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, एंड उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट था वो था ऑफ अ डिफेंस मिनिस्टर, दैट इज़ डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर रादर। इमेजिन एक क्लरिक को डिफेंस मिनिस्ट्री मिल गई। लेकिन ऐसा क्यों? ये एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी थी फॉर लिंकिंग क्लरिकल अथॉरिटी विथ मिलिट्री अफेयर्स। मिलिट्री सिर्फ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, रिलीजियस गाइडेंस के अंदर रहेगा। फिर उन्हें बनाया गया तेहरान फ्राइडे प्रेयर लीडर। जी हाँ, तेहरान में जो फ्राइडे को प्रेयर्स होती थी, उनमें उनका लीडर बनाया गया। ये पोजीशन बहुत पावरफुल है इस्लामिक कंट्रीज़ में। फ्राइडे प्रेयर सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं होता है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। लाखों में लोग आते हैं और लीडर जो कहता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है किस पर? पब्लिक पर और पब्लिक की ओपिनियन पर। खमेनी ने ब्रिलियंटली यूज़ किया इस प्लेटफॉर्म को। उनके सर्मन सिर्फ रिलीजियस नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी गवर्नेंस को एक्सप्लेन करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इस्लामिक फ्रेमवर्क में। और इसी पीरियड में उन्होंने डेवलप किया क्लोज टाइज विद IRGC, दैट इज़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। IRGC सिर्फ आर्मी नहीं थी, ये रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने वाली फोर्स थी। ये रिलेशनशिप आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम देखते ही हैं, और खमेनी की पावर का मेजर सोर्स भी यही है। The 1981 assassination attempt and political impact। 1981 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो खोमेनी की लाइफ और पॉलिटिकल इमेज दोनों को परमानेंटली चेंज कर दिया। एक पब्लिक लेक्चर के दौरान बॉम्ब अटैक हुआ, एंड इसमें इनको बहुत ज़्यादा इंजरी भी हुई। ये प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था। उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी। उनका जो दाहिना हाथ है, दैट इज़ राइट आर्म, परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया। आज भी वो उस आर्म को फुल्ली यूज़ नहीं कर सकते। परमानेंटली डिसेबल्ड हिज राइट आर्म। पर फिज़िकली तो ये बहुत ट्रॉमेटिक था, लेकिन पॉलिटिकली ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। क्यों?
क्योंकि अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो बन गए अ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशनरी सैक्रिफाइस, अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। लोगों ने देखा कि उन्हें लिटरली अपना खून दिया है रेवोल्यूशन के लिए, अपना बॉडी सेक्रीफाइस किया है। ये विजुअल ये विजुअल प्रूफ ये विजुअल प्रूफ था कि वो ईरान के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये विजुअल प्रूफ था उनकी कमिटमेंट का। इस इंसिडेंट ने मैसिवली स्ट्रेंथन किया उनकी लेजिटिमेसी रेवोल्यूशनरी और मासेस के बीच। लोग कहते हैं ये आदमी तो जेन्युइनली कमिटेड है, इसलिए कोई इसको मारना चाहता है। और इंटरेस्टिंगली ये डिसेबिलिटी उन्हें और रिलेटेबल भी बना देती थी कॉमन पीपल के साथ, जो वॉर और वायलेंस में शुरू से इन्वॉल्व थे, जो वॉर और वायलेंस के वजह से सफ़र कर रहे थे। प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग वॉर टाइम। 1981 में हुए उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद खमेनी इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के रूप में। और टाइम देखो, ये ईरान इराक वॉर का टाइम था। इमेजिन आप प्रेसिडेंट बने हो और कंट्री ऑलरेडी वॉर में है, आपको कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है किसी ग्रुप की, एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम। ईरान फेस कर रहा था इकोनॉमिक कोलैप्स, वॉर एक्सपेंसेस, रिसोर्स ख़त्म हो रहे थे, मिलिट्री प्रेशर था। इराक जिसको वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा था किस पे? ईरान पे। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ ईरान के अगेंस्ट थे। इस मुश्किल सिचुएशन में खमीनी ने क्या प्रायोरिटाइज़ किया? 3 चीज़ें, दैट इज़ नेशनल यूनिटी, वॉर मोबिलाइजेशन एंड रेवोल्यूशनरी डिसिप्लिन। नेशनल यूनिटी, क्योंकि कंट्री डिवाइडेड जब भी रहेगी वो कोई वॉर नहीं जीत सकती है, इसलिए नेशनल यूनिटी इम्पॉर्टेंट था। वॉर मोबिलाइजेशन मतलब पूरे के पूरे सोसाइटी को वॉर एफर्ट में इन्वॉल्व करना, और रेवोल्यूशनरी डिसिप्लिन ताकि लोग रेवोल्यूशन के आइडियल्स से भटक ना जाए। ये प्रेसिडेंसी खमीनी के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। उन्होंने सीखा कैसे क्राइसिस मैनेज करना है, कैसे टफ डिसीजंस लेने हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चलानी है। ये एक्सपीरियंस ने उन्हें प्रिपेयर किया फ्यूचर सुप्रीम लीडरशिप के लिए। रिलेशनशिप विद खोमेनी ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद खमेनी अल्टीमेट पावर नहीं थे। वो ऑपरेट करते थे खोमेनी के अंडर, वो ऑपरेट करते थे खोमेनी के अल्टीमेट अथॉरिटी के अंदर। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में प्रेसिडेंट है, लेकिन सुप्रीम लीडर उससे भी ऊपर है। मतलब इंडिया में भी जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, बट ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में इससे भी ऊपर है सुप्रीम लीडर। इसीलिए पार्ट 1 जब आपने देखा होगा तो मैंने बोला ईरान एक कॉन्स्टिट्यूशनली थ्योरोक्रेटिक स्टेट है। तो हर मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर खमेनी कंसल्ट करते थे खोमेनी को। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, खोमेनी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते थे खोमेनी की विजडम और अथॉरिटी को। उन्हें व्यूड किया जाता था एज अ लॉयल एग्जीक्यूटर रादर दैन एन इंडिपेंडेंट पावर सेंटर। मतलब वो खोमेनी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले थे, खुद से नए डायरेक्शंस सेट करने वाले नहीं। खुद से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले नहीं। लेकिन इस लॉयल्टी का फ़ायदा भी उनको मिला। ग्रेजुअली खोमेनी और जो बाकी अदर सीनियर लीडर्स थे उनको रियलाइज़ हुआ कि खमेनी रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और स्लोली वो एमर्ज हुए एज ए क्रेडिबल सक्सेसर ऑफ खोमेनी। क्योंकि सक्सेशन का सवाल तो इवेंचुअली उठना था ही, तो क्योंकि खोमेनी भी बुढ़े हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो ही एमर्ज्ड ग्रेजुअली एज ए रिलायबल सक्सेसर। 1989 खोमेनी की डेथ हो जाती है, और ये मोमेंट था जब ईरान
को फेस करना पड़ा एक मेजर लीडरशिप वैक्यूम। सोचिए, जिस आदमी ने रेवोल्यूशन लीड किया, जिस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ था, वो नहीं रहा, अब क्या होगा? असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये एक बॉडी है जो सुप्रीम लीडर को सिलेक्ट करती है। उन्हें डिसीजन लेना था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच, और यहाँ प्रॉब्लम आया। ट्रेडिशनली सुप्रीम लीडर को ग्रैंड आयतुल्ला होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट लेवल का रिलीजियस स्कॉलर। पर क्या खोमेनी थे? नहीं, खोमेनी ये नहीं थे। लेकिन लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया ये रिक्वायरमेंट। ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था क्योंकि क्लरिकल हायरार्की में और सीनियर लोग थे, ज़्यादा क्वालिफाइड थे रिलीजियसली। लेकिन डिसीजन प्रायोरिटाइज किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ओवर क्लरिकल सीनियरिटी। क्यों? क्योंकि खामेनी पॉलिटिकली एक्सपीरियंस थे, रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे, खोमेनी ट्रस्ट करते थे उन्हें, और इस वक्त ईरान को चाहिए था कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, ना कि रिलीजियस डिबेट्स और पावर स्ट्रगल्स। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ सुप्रीम लीडरशिप। सुप्रीम लीडर बन जाना और सुप्रीम लीडर की तरह रूल करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। खमेनी इनिशियली फेस चैलेंजेस, उन्हें रिलीजियस अथॉरिटी, उनके पास रिलीजियस अथॉरिटी कम थी, उन्हें रिलीजियस अथॉरिटी जो कंपेयर टू क्लरिक्स, सीनियर क्लरिक्स, उनके पास ज़्यादा थी। उन्हें पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन स्लोली और स्टेडली उन्होंने धीरे धीरे अथॉरिटी इस्टेब्लिश की। उन्होंने अपना अथॉरिटी को एक्सपैंड किया, मिलिट्री कमांड पर ग्रेजुअली कंट्रोल बढ़ाया, स्पेशली IRGC के थ्रू, जिनके साथ उनके पुराने टाइज भी थे। जुडिशरी पर अथॉरिटी इस्टेब्लिश की, जजेस को अपॉइंट करना, इंपॉर्टेंट केसेस में इंटरवीन करना। स्टेट ब्रॉडकास्टिंग पर कंट्रोल लिया। मीडिया बहुत पावरफुल टूल, मीडिया इज़ वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू शेपिंग public opinion, especially back in those days when there wasn't any internet. आज के टाइम में तो क्या है, सभी रिपोर्टर हैं, पर बैक देन इट wasn't so. तो उन्होंने मीडिया का बहुत यूज़ किया, उन्होंने स्टेट ब्रॉडकास्टिंग का बहुत यूज़ किया, मीडिया का बहुत यूज़ किया पब्लिक का ओपिनियन शेप करने में। और जो राइवल क्लरिकल्स थे, उनके इन्फ्लुएंस को भी रिड्यूस किया। जो क्लरिक्स उनसे डिसएग्री करते थे या चैलेंज करते थे, उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज की लॉयल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, मतलब वो लोग जो खामेनी के विजन को सपोर्ट करते थे, उन्हें की पोजीशंस पर रखा गया। और ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स खामेनी ने इस्टेब्लिश कर लिया खुद को एज द अनकंटेस्टेड एपेक्स ऑफ पावर। आज ईरान में कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है, कुछ भी मेजर डिसीजन लेना होता है, तो वो खमेनी के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकती। वो ट्रूली अल्टीमेट अथॉरिटी बन गए हैं, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली। तो ये थी खमेनी की जर्नी, एक स्टूडेंट से रेवोल्यूशनरी तक, रेवोल्यूशनरी से प्रेसिडेंट तक, और प्रेसिडेंट से सुप्रीम लीडर तक, जो आज ईरान की हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। सो दिस वॉज इट, बट दिस इज़ नॉट द एंड. वी विल meet again in part 3 of this video. Thank you and have a blessed day ahead, and do come back to watch the part 3. And if you like the content, do make sure you subscribe to the channel.